Let's go. So now we are going for निधि. निधि कंपनी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना. सो निधि कंपनी का सेक्शन कौन सा है बच्चों? 40 निधि कंपनी. ठीक है, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे. 3 पेज का चैप्टर है, बहुत सिंपल सा. ठीक है, इससे छोटा चैप्टर हो नहीं सकता, पर हम लोग को पढ़ना अच्छे से. हालांकि मैं एक बात बताऊं, मैं इस चैप्टर को यहां फॉर्मेलिटी करके पढ़ा रहा हूं. आप जब ऑडिट सब्जेक्ट में जाओगे तो ऑडिट सब्जेक्ट में इससे कई ज्यादा लंबा चौड़ा निधि कंपनी के ऊपर चैप्टर है, पर आप ऑडिट में जाओगे और आपका बेस बना रहे, इसलिए मैं इसको यहां पे पढ़ा रहा हूं. ठीक है, इट इज माय ड्यूटी टू टीच द सेम, सो आई एम टीचिंग द सेम. वैसे आपको इसका परम ज्ञान ऑडिट में ज्यादा प्राप्त होगा. क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? जोर से बोला सर ना. चलो आगे बढ़े पक्का. लेट्स गो नेक्स्ट. 406 power to modify the act in the application to the nidhis. In this section, nidhi or a mutual benefit society means a company which the central government may by notification or official gazette declare to be a nidhi or a mutual benefit society as the case may be. The object of nidhi company is to cultivate म्हणजे खेती बाड़ी नहीं रहे, खेती उसे एग्रीकल्चर कहते हैं. खेती बाड़ी को कौन पिकवणे? पिकवणे नहीं, प्लांटेशन मतलब कल्टीवेशन, मतलब किसी चीज को बोना. ठीक है, सीड को बोते हैं हम. क्लियर है? सीड कौन मत पूछना अभी, आगे. सो निधि कंपनी इज टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट. व्हाट इज थ्रिफ्ट? कट करना. सब झाड़ के बारे में चीजें नहीं चल रही यहां पे. पहले कल्टीवेट फिर कट करना. एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं भाई, निधि कंपनी है ये. सो प्रोड्यूसर कंपनी तो वैसे ही तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगी. शिट, बहुत दुख हुआ मेरे को. इतना अच्छा टॉपिक था ना. सो तुमको काय का दुख हुआ? तुम तो खुश हो, है ये टॉपिक गया. वाह ये. सो कल्टीवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, of saving. Thrift मतलब eagerness, kind of. Thrift of saving amongst its members, receiving deposits only from its members and lending only to its members for their mutual benefit. ठीक है, अब ये निधि कंपनी जो कंसेप्ट है, इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बोल बच्चन दे दूं. ठीक है, बट बोल बच्चन मतलब फेक नहीं रहा हूं. जो बोल बच्चन है वो ओपन मार्केट प्रैक्टिकल बोल बच्चन है, जो अभी तक मैंने निधि कंपनी के बारे में देखा है. मैंने निधि कंपनी सीए फाइनल पे, जब मेरे सीए फाइनल पे पढ़ा, तुम्हारे को पहले समझ में नहीं आया है क्या. मैंने उसको अच्छे से पढ़ के देखा, रट डाला, एग्जाम में मार्क्स मिल जाए इतना कर लिया. फिर मेरे को बहुत क्वेश्चन था कि ये निधि कंपनी या एनबीएफसी को एक आध बार अपन मिले. तो देखो, निधि कंपनी नियरली एनबीएफसी ही होता है. दैट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, यू कैन कॉल इट द सेम, बट दोनों में बहुत माइनर से कुछ डिफरेंसेस होते हैं. दैट इज अ पार्ट. बट बेसिक ये कंपनी का मकसद क्या होता है, तो मैं एक दिन, मेरे को इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तब समझ में आया जब एक दिन मैं मेरे डैड के साथ गया एक लोन सैंक्शन करवाने के लिए. माय डैड वाज क्लोजली, मेरे पापा का पहला और आखिरी जॉब था एमएससीबी का. एमएससीबी सुना आपने? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. अब ये नहीं रहा, इट इज बीइंग कन्वर्टेड. नहीं, इट इज, अरे कौन टीचर है? नहीं ये बोल रहा हूं, सुन लो. सो इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू 3 डिफरेंट प्राइवेटाइज्ड कंपनीज. प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसका. मैं बैठ जाता वहां पे. पहला है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उत्पन्न कंपनी मर्यादित. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पारेषण कंपनी मर्यादित. पारेषण मीन्स ट्रांसमिशन. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, महाडिस्को, वितरण कंपनी मर्यादित. तुम्हारे घर पे इसका बिल आता है, तुम्हारे घर पे इसका और इसका बिल नहीं आता. अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना. अब सिचुएशन कैसा है, एमएससी जीसीएल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को एक्चुअली सेल करता है टीसीएल को. टीसीएल इसको ट्रांसमिट करता है और जितना ट्रांसमिट किया
उसको एक्चुअली सेल करता है डीसीएल को। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी कि भाई जनरेशन वालों को कॉस्ट तगड़ा लग जाता था और वो डिस्ट्रीब्यूशन तक के अपॉर्शन हो जाता। तो एमएससीबी में पहले 40-50 साल तो समझ में ही नहीं आया कॉस्ट किसको लग रही। जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तब जाके इनको समझ में आया कि भाई ज्यादा कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कहां पे हो रहा है। अब ये जो एमएससीबी है ना, इनका एक सोसाइटी है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे प्राइवेटाइज हुई, एक्चुअल कंसेप्ट में अब शुरू कर रहा हूं। एमएससीबी का एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी था और जब मैं नियरली यू कैन से सीए वगैरह बन गया, उसके बाद में एक जिंदगी में दौर आता है जब आपके घर के फाइनेंशियल्स आपके पेरेंट्स से आपके तरफ शिफ्ट किए जाते हैं, या आपके साथ भी होगा। तो उस दौर में पूरी आंखें खुली रख के सब चेक करना पड़ता है कि नहीं भाई कोई चीज ऐसी अनडिस्क्लोज ना रह जाए। अभी सिचुएशन ऐसा होता है कि तुम पेरेंट्स के नाम पे, अब मॉम डैड बैक ऑफिस में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं मेरा, मतलब जितना भी इनक्रिप्शन है, रेंडरिंग वगैरह सब चीजें चलते रहती है थोड़ी बहुत, मतलब इतना भी नहीं क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। अब बेसिकली जब फाइनेंशियल सब ट्रांसफर हुए तो मेरे डैड ने एक सोसाइटी के साथ मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, एमएससीबी का म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी था। उस म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स थे वो सब सभी के सभी मेंबर्स ये पापा के दोस्त और एमएससीबी के एम्प्लॉइज ही थे। दोज आर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द एमएससीबी, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ऐसे बहुत सारे लोग थे। मतलब उस सोसाइटी के अंदर अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो देयर आर नियरली 350 to 450 एम्प्लॉइज ऐसे, ठीक है। और ये सभी एम्प्लॉइज मिलके क्या करते थे, ये सभी एम्प्लॉइज मिलके मंथली खुद के इनकम में से या सैलरी में से मंथली कुछ अमाउंट ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे। मंथली अमाउंट सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते थे और फिर वो सोसाइटी उस मंथ में अगर किसी को फाइनेंशियल नीड है तो उसको लोन देता था, लोन टू सच अ पर्सन, जिसको मतलब मेंबर्स को ही, ऐसा नहीं थर्ड पर्सन को। उसी सोसाइटी के जो मेंबर्स है उसी सोसाइटी के मेंबर्स को ये कंपनी, ये सोसाइटी लोन देता था, लोन टू सच अ पर्सन 300-400 लोगों में से, और उसके ऊपर मस्त अच्छे रेट का इंटरेस्ट चार्ज करता था। बैंक जितना नहीं, बिकॉज बैंक जितना चार्ज करे तो बंदा बैंक से ही लोन क्यों ना ले ले, तो बैंक से थोड़ा सा कम, जिसकी वजह से सोसाइटी को भी कुछ फायदा हो जाए। और अगर सोसाइटी के पास लिक्विड फंड ज्यादा बचता था तो सोसाइटी लोन के साथ साथ में इस लिक्विड फंड को इन्वेस्ट करता था कुछ एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करके, जैसे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट वगैरह, और सोसाइटी बेनिफिट कमाता था। और ये सोसाइटी डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करता था उन एम्प्लॉइज को। इस सोसाइटी को कहा जाता है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी बोले एक बार? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक ईगरनेस आता है सेविंग का, आपके अंदर एक ईगरनेस आता है, एक थ्रिफ्ट आता है कि आप पैसे को बचा के रखो और लोगों के बेनिफिट के लिए यूज करो। आज अगर तुम्हारी जेब में, इट्स वेरी सिंपल एज दिस, आज अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए पड़े हैं जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तुम्हारी सब बेसिक्स नीड्स सब खत्म हो गई और तुम्हारी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, तो आदमी के जेब में जब पैसा होता है तो आदमी सोचने लग जाता है इसको कैसा खर्चू साला। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें गलती किसी की नहीं है। तुम्हारे जेब में पैसा, तुम ये सोचोगे कि इसको कैसा खर्चू, लेकिन ऐसा कोई पर्सन तुम्हारे ही आसपास का हो सकता है जिसको 100 रुपए की तुमसे ज्यादा जरूरत है। अब तुम्हारे पास पैसा रहा, तुम उसको खर्च दोगे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, लग्जरी के लिए। बट अगर तुम ऐसा कोई सोसाइटी क्रिएट करो जिसमें अगर तुम ये 100 रुपए डाल दो और जिसको जरूरत है वो उसको यूज कर ले, तो तुम्हारे लग्जरी के कॉस्ट पे किसी की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सकती है। और ऐसा नहीं है ना भाई कि भाई आप उसको डोनेट कर दे रहे, जब उसकी जरूरत होगी उसके पास लग्जरी पैसा आ जाएगा, वो सोसाइटी को वापस दे देगा। इससे म्यूचुअल हेल्प, सेविंग्स, म्यूचुअल थ्रिफ्ट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट डेवलप होते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कंसेप्ट बनाए हैं निधि कंपनीज के। निधि कंपनीज नथिंग बट द सेम, निधि कंपनीज के सभी मेंबर्स निधि कंपनी के अंदर, ऑल मेंबर्स हर मंथ में निधि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। निधि कंपनी उनके मेंबर्स से ही सिर्फ डिपॉजिट लेगा और फिर इस डिपॉजिट का जो यूज है, जो यूसेज है, वो यूज इन्हीं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए किया जाएगा। इन्हीं को लोन देना, इन्हीं को जरूरत में मदद करना, इन्हीं को रिटर्न्स देना, इसके लिए ऐसे बच गए। So, आज थोड़े गिर पड़ रहे कि कल जगह हो गया, वर्चुअल में जाग रहे हो, सो रहे हो निकम्मो। मस्त, बढ़िया, लेट्स गो। येलो टी शर्ट, पिंक टॉप, लेट्स गो। सो बेनिफिट के लिए यूज किया जाएगा। किसके बेनिफिट के लिए बोले एक बार से? मेंबर्स।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ निधि कंपनी। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना। इसके एडिशन में अब नीचे जो चीज बोली वो थोड़ी सी फालतू है। ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में कभी आया कि निधि कंपनी के लिए लॉ बनाए। क्या बनाए? लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ड्राफ्ट को बना सकता है जो निधि कंपनी के लिए है, उसको सीजी लेके जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, एक हॉप और दूसरा कौन सा? हॉस। अबे बोलो, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। इन दोनों जगह पे जब पास हो जाएगा तो आप निधि कंपनी के लिए कोई भी न्यू लॉ बना के ला सकते हो। ये उसके नीचे के लाइन में बोला है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। मैक्सिमम 30 डेज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में पास करो, लॉ बनेगा। ये तो हमको बहुत बचपन से मालूम है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आ जाओ निधि रूल्स पे। इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1, अ निधि शैल बी अ पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट बना सकते हो क्या? बोलो। पॉइंट नंबर विथ अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ कितना? 5 लाख रुपीज। 5 लाख का कैपिटल कम से कम होना चाहिए। आई हैव अ सीरियस डाउट, सीरियस। ये 5 लाख कहां से आए? कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे वो ना ना, मैं पूछ रहा हूं ये 5 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने कहां से लाई? ये 5 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने लाई है पब्लिक कंपनी के मिनिमम पेड अप कैपिटल से, जो तुमने सीए इंटर में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी 1 लाख का कैपिटल लगता है और पब्लिक कंपनी को 5 लाख का। गुड मॉर्निंग, 2015 में ये दोनों लिमिट हट चुकी है। अब प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 1 लाख भी नहीं लगता, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 5 लाख भी नहीं लगता। बोलो ये ओ अच्छा ओके, ये समझ में आ रहा है? तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 5 लाख लगता है क्या? जोर से बोलो एक बार। नहीं समझ में आया? तो अगर वहां से लिमिट हट गई तो मुझे ऐसा लगता है यहां से भी हट जानी चाहिए, पर इन्होंने रूल्स में से लिमिट नहीं हटाई। तो अब निधि कंपनी बनाने के लिए कितना लाख रुपए लगने वाला है? 5। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। पॉइंट नंबर 2, ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट नो निधि कंपनी शैल इशू अ प्रेफरेंस शेयर। निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। क्लियर है? नीचू। पॉइंट नंबर 3, if the preference shares had been issued by a निधि before commencement of this act, such a preference share shall be redeemed। कर लो, खेल लो, एक काम, एक खेल ही लो एक बार का। एक गिरा दूसरा, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, पूरा रीडिंग रहेगा साइड में। सो नो निधि कंपनी शैल इशू प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उसे रिडीम करो एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। मुझे तो प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू होते हैं? लगाओ बोली, लगाओ बोलिए। 20 ईयर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज रही तो 30 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शेड्यूल 32 शेड्यूल। अबे 7 शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में, सिर्फ 32। नहीं सुनना मेरे को आगे, बस है आज के लिए। कितने शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में? कौन कौन से? 1। इसके ऊपर तो तालियां बनती है। कौन से शेड्यूल है कंपनीज एक्ट में? तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6। मैं पागल है जो यहां में आया। क्लियर है कंसेप्ट? नहीं 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 नहीं, हाँ हो दो, पर 7 शेड्यूल के नाम पता है क्या? पहले शेड्यूल 1 के लिए तालियां आ रहे। वाह 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 वाह। आप बोलो शेड्यूल 1 किसका है? शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी। म्यूजिक नहीं बोलना, गाना बोलना है। पेपर में टू डू डू लिखोगे क्या? व्हाट इज अ मॉडल एमओए? टू डू डू डू। बोलो सब जन, गाना क्या है? शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल है डी, अनलिमिटेड विथ शेयर कैपिटल है ई, एमओए इसी। बोलो गाना। गाना याद देने के लिए और एक मेमोरी टेक्निक देना पड़ेगा इनको। निकम्मे लोग है ना। ये जो मॉडल एमओए है ये शेड्यूल 1 में होता है। शेड्यूल 2 मस्त, वाह
वाह। डेप्रिसिएशन रेट शेड्यूल 3, ये नहीं आया ना मैं सिर फोड़ दूंगा एक एक का पकड़ के, याद रखना बॉम्ब फोड़ दूंगा यहां पे, जला डालूंगा तुमको, मैं भी जल जाऊंगा इसके अंदर। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल, तू क्या नीचे देख रहा है, वहां नहीं लिखा है। शेड्यूल 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शेड्यूल 5 उल्टा लटका के मारूंगा, शेड्यूल 5 नहीं बोला तुमने अभी अगर तो। सीजी अप्रूवल, शेड्यूल 5 का कंप्लायंस याद आया क्या? शेड्यूल 6 उसी से तो बात निकली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के प्रेफरेंस शेयर, शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 7। हाँ यार वाह, मस्त बढ़िया वाह। शेड्यूल 7 मिसलेनियस ना, किसी भी चीज का आखिरी पार्ट मिसलेनियस ही होता है। हाँ, ये हेड है, ये बॉडी है, ये स्टमक है, ये पैर है, ये मिसलेनियस। एज में भी प्रिस्क्राइब ना, मस्त जिंदगी। इससे मेरे को कुछ याद आया, कल सब जन 5 बार शेड्यूल के नाम और नंबर लिख के लाएंगे। 10 बार, 10 इज फाइन आई गेस। 10 टाइम्स सब जन शेड्यूल के नाम और नंबर लिख के आए। अभी से नहीं लिखना है, ओ मैडम ओ ब्र, अभी से शुरू कर दिए। बोला नहीं 10 बार, तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, रुको ना थोड़ा चिल मारो, आगे कैसे लोग रे बाबा, कहां से पकड़ के लाए। मेरे को ऐसा लगता है मैंने ऐसे सिलेक्टेड पीस पकड़ के लाए मार्केट में, यहां से आगे लेट्स गो। सो निधि कंपनी शॉल नॉट हैव ऑब्जेक्ट इन इट्स, हो गया, पढ़ा दूं क्या बोला इन्होंने इतना अर्जेंटली? वो कुछ तो भी ऐसे कॉलम बना बोले, टेबल बना, 4 पेन एक हाथ में लेन बोले, फिर लिख बोले, तो 4 बार हो जाएगा। आगे लेट्स गो। नो निधि कंपनी shall have the object on its memorandum of association other than object of cultivating the habit of thrift and saving amongst the members, receiving deposit from and lending to its members only for their mutual benefit। मतलब मेन काम निधि का यही है, पैसा लेना, पैसा बांटना। समझ में आया? इशू एवरी निधि कंपनी shall have last word निधि लिमिटेड as a part of its name। अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल, चौबल, 5 बल, 6 बल, 7 बल कर देना। इसको अपन डायग्राम में कन्वर्ट कर डालते हैं, आ जाओ। एवरी बॉडी। सो पहला कंडीशन क्या है, निधि कंपनी कौन सी कंपनी होनी चाहिए? तो यहां पे मैं लिखूंगा पब्लिक कंपनी। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तीसरा कंडीशन, कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स। पॉइंट नंबर 4, मेन बिजनेस शेविंग, मेन बिजनेस शेविंग नहीं, सॉरी सेविंग एंड लेंडिंग फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। और नाम में क्या आना चाहिए? नेम में आना चाहिए निधि लिमिटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? लेट्स गो। ए चीज होने के बाद में नीचू रूल 6 जनरल रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस फॉर निधि कंपनी। नो निधि कंपनी शॉल कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ द चिट फंड, हायर परचेस फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्विजिशन ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये बिजनेस वो कर नहीं सकती। हाँ, ये बिजनेस अलाउड नहीं है। कौन कौन सा बोलो एक बार? चिट फंड, हायर परचेस, लीजिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एक्विजिशन, सिक्योरिटीज इशूड बाय एनी बॉडी। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है। लिख के रखो, नो अदर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलाउड। ठीक है, तो यहां पे लिखना चाहूंगा नो अदर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग
ठीक है। सेकंड वाला, इशू प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट बाय एनी नेम और इन द फॉर्म व्हाटसोएवर, नॉट टू इशू। कौन से शेयर्स बोले एक बार, ये ऑलरेडी हमने देखा है ना, प्रेफरेंस शेयर्स, या तो फिर क्या बोला है डिबेंचर्स, या तो फिर और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। थर्ड वाला, ओपन एनी करंट अकाउंट विद इट्स मेंबर्स, नो करंट अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट अकाउंट? अच्छा, नो करंट अकाउंट विथ मेंबर्स, इसका मतलब क्या यह है कि निधि कंपनी मेंबर के पास करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकती? हाँ ना, बोलो हाँ है ना। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो निधि कंपनी मेंबर के पास करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकती, बराबर है। मेंबर निधि कंपनी के पास बैंक जैसा कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये मीनिंग है इसका। उन्होंने लैंग्वेज उल्टा बोला, अपन ने उल्टा इंटरप्रेट नहीं करना। मेंबर निधि कंपनी में कोई भी सेविंग, कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आगे ये होने के बाद, acquire other company by purchase of securities or control or composition of board of directors or any other company in a manner whatsoever, enter into an agreement for a change in its management unless, कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाए? स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, एंड ऑल्सो ऑब्टेन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ किसका? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर मतलब आरओसी के नीचे या ऊपर? निकम्मा बोलो, आरओसी के ऊपर। तो यहां पे नो सब्सिडरी, नो इन्वेस्टमेंट कब तक नहीं कर सकते? अनलेस, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? सब जन बोलो स्पेशल, और साथ में किसका अप्रूवल है? प्लस आरडी अप्रूवल। आरडी मतलब कौन? रीजनल डायरेक्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना। नीचू अगला वाला, कैरी ऑन अ बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग इन इट्स ओन नेम प्रोवाइडेड एट निधि which has altered to all the provision of these rules, which has adhered to all the provision of the rules, may provide a locker facilities on the rent to its members, subject to rental income from the facilities not exceeding 20% of gross income of the nidhi at any point of time during financial year. अब देखो, ये बिजनेस नहीं कर सकते? चार बोलो हाँ है ना। नीचे मैं लिस्ट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूं। मुझे बताओ, लेंडिंग फाइनेंसिंग निधि कर सकती है क्या? नहीं। लेकिन खुद के मेंबर स्कोर कर सकती है क्या? सो देखो यहां पे ओनली लेंडिंग एंड फाइनेंसिंग, किसको लेंडिंग फाइनेंसिंग? ओनली टू किसको? मेंबर, एंड नॉट टू थर्ड पार्टी। बोलो हाँ है ना। ओके, अब नीचे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड निधि adhered to all the provision, जो सब प्रोविजन कंप्लाई करती है, ये लॉकर फैसिलिटी दे सकती है। किसको? मेंबर्स को। सो यहां मैं लिखना चाहूंगा लॉकर फैसिलिटी, तो किसको बोले एक बार? मेंबर्स ओनली, नॉट टू अदर्स। लॉकर फैसिलिटी सिर्फ मेंबर्स को, दूसरों को देनी है क्या? नहीं। एंड इनकम इससे कितना होना चाहिए? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस इनकम एज अ रेंटल। मतलब लॉकर फैसिलिटी से अगर निधि कंपनी का 20 करोड़ का प्रॉफिट है तो लॉकर फैसिलिटी से मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 4 करोड़। कितना करोड़? 4 करोड़। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो इसे। नो, नीचे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम और लेंड टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर, मतलब किसी भी दूसरे पर्सन से डिपॉजिट या लेंडिंग कर सकती है क्या? नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम, किससे बोले एक बार? उसे थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, प्लेज एनी असेट, प्लेज ऑफ एनी असेट लॉज्ड बाय इट्स मेंबर एज अ, एक बार उसे सिक्योरिटी। मतलब मेंबर ने अगर निधि कंपनी से लोन लिया है और उसने कोई सिक्योरिटी दी है, गोल्ड उसने दिया है निधि कंपनी को कि भाई मेरे को लोन दो या गोल्ड लो, अब उस सिक्योरिटी को आप वापस प्लेज नहीं कर सकते। इसको कहा जा सकता है रीप्लेजिंग, नो रीप्लेजिंग या फिर नो प्लेजिंग।
ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम मेंबर। फ्रॉम किससे बोले एक बार उसे? मेंबर। अगला, टेक अ डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंड एनी मनी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पे ओनली लेंडिंग टू पर्सन बोला था, नॉट टू थर्ड पार्टी, एंड यहां लिख सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर कंसेप्ट? ये तो ऑलरेडी देखा है ना हमने, हाँ है ना। नीचे, इशू और सॉरी एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इट्स बोरोइंग और लेंडिंग एक्टिविटीज। बोरोइंग लेंडिंग एक्टिविटीज में किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है क्या? नहीं। नीचे मैं और एक्सटेंशन दे रहा हूं रिस्ट्रिक्शंस के लिए। नो पार्टनरशिप फॉर किसके लिए बोले एक बार? बोरोइंग, या फिर किसके लिए बोले एक बार? लेंडिंग। उसके बाद में इशू और कॉस्ट टू बी इशूड एडवर्टीजमेंट इन एनी फॉर्म सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट किसी भी नहीं मांग सकते, प्रोवाइडेड प्राइवेट सर्कुलेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द निधि कंपनी फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली। मतलब क्या आप डिपॉजिट के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो? तो पढ़ो वहां पे उन्होंने क्या बोला है, एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, मतलब प्रोस्पेक्टस दे गया। नो प्रोस्पेक्टस, सब जन बोलो क्या है? नो प्रोस्पेक्टस फॉर डिपॉजिट्स। फॉर किसके लिए बोले एक बार उसे? डिपॉजिट। लेकिन मेंबर्स को प्रोस्पेक्टस दे सकते क्या? बोलो हाँ है ना। ओनली टू किसको एक बार उसे? मेंबर। और उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर कौन से वर्ड यूज करने पड़ेंगे? फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। जागना है अपने को, जागना है। हाँ, लेट्स गो नेक्स्ट। पे एनी ब्रोकरेज और इंसेंटिव फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स और फॉर ग्रांटिंग द लोन्स। सो अगर आप चाहते हो कि मेंबर्स लोन वगैरह ले, निधि कंपनी और चले, तो उसके लिए आप ब्रोकरेज या फिर इंसेंटिव्स दे नहीं दे सकते। नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? नहीं तो ब्रोकरेज और इंसेंटिव्स के चक्कर में मेंबर का बेनिफिट भूल जाओगे और बाकी बिजनेस ज्यादा। जहां पे भी ब्रोकरेज इंसेंटिव आया, लोग ये नहीं देखते कि सामने वाले पर्सन को जरूरत है या नहीं है, सीधा बेचना शुरू कर देते। क्लियर आंसर? तो इतने रिस्ट्रिक्शन बोले हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट आ सकता है तो सीजी कैन ऐड मोर रिस्ट्रिक्शन। बोला नहीं है उन्होंने, लेकिन हमने पहले सेक्शन में बोला कि अगर सीजी को लगता है तो सीजी बाद में लॉ अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन कौन सा कंपनी बोले एक बार? निधि कंपनी। मैं चाहूंगा यहां तक लिख के रखो पूरा। गो फॉर इट फास्ट। अभी कहां से लिखोगे? हाँ, यहां से लिखो, म्यूचुअल बेनिफिट से। हाँ, म्यूचुअल बेनिफिट से लिखना है। ऊपर का तो वो तो मेरा पर्सनल एग्जांपल था। यही बन जाएगा। इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती पब्लिक कंपनी। अब बाकी उसका इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी उसको उसके ऊपर रिटर्न कमाना है, और नंबर ऑफ मेंबर्स हमेशा 200 से ऊपर ही रहते हैं निधि कंपनी के। दैट्स वाई पब्लिक 200 के नीचे रहते तो प्राइवेट बोल सकते थे, आगे आएगा, डोंट वरी।
मेंबर्स को लोन देके इंटरेस्ट कमाएगी ना। ड्रैग करो, ये कंडीशंस है। हाँ, ड्रैग करो। चलने दो। ड्रैग करो।
श्योर, डन। कितना लिख रहे हो? 2 साल हो गए लिख रहे हो, जल्दी लिखो, थक गया। इतना कौन लिखता है? हो गया क्या? डन। कोई सॉन्ग नहीं, निधि कंपनी खत्म होने के बाद छुट। अपन एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये हो गया सबका? एवरीबॉडी क्लियर है? गुड मॉर्निंग, हाय। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। ये हो गया सबका लिखना, बोलो हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, और अगला कंटेंट है रिगार्डिंग 2-3 चीजें, जैसे रूल्स रिगार्डिंग मेंबरशिप एंड डायरेक्टरशिप। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। सो रूल्स रिगार्डिंग, सब जन बोलो रिगार्डिंग क्या है, बोले एक बार। मेंबरशिप एंड डायरेक्टरशिप। रूल्स है, रूल नंबर 8, 9, 17 एंड 18। आपके सिलेबस में फिलहाल उन्होंने इतने ही रखे हैं, 8, 9, 17 और 18। क्लियर है? इसको मैं पहले डिवाइड कर दूं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट रूल्स है रूल्स रिगार्डिंग मेंबरशिप। रूल नंबर 1, कोई भी कॉरपोरेट या कोई भी ट्रस्ट ये निधि कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, नॉट अलाउड। कोई भी कॉरपोरेट या ट्रस्ट या निधि कंपनी में मेंबर नहीं बनेगा। थ्रू आउट द लाइफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ये 200 ही होने चाहिए। मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए बोले एक बार उसे? 200। 200 से नीचे नहीं आ सकते, 200 के ऊपर ही रखने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई इसको हम पब्लिक कंपनी ही कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर का कैप 200 है, वहां से तो निधि शुरू होता है। एंड थर्ड, माइनर पर्सन मेंबर नहीं हो सकता। अब इसके अंदर भी डिवीजन है। माइनर पर्सन कैनॉट बिकम अ मेंबर, पर अगर आप चाहो तो माइनर से यू कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट। आप माइनर पर्सन से डिपॉजिट ले सकते हो अगर गार्डियन है तो। क्लियर है? गार्डियन पर्सन उसके बिहाफ पे वर्क करने के लिए रेडी है तो हम माइनर पर्सन से डिपॉजिट ले सकते हैं। ये 3 रूल मेंबरशिप के है। इसी के एडिशन में ये सभी मेंबर्स मिलके नेट ओन फंड्स, ओन्ड फंड्स कम से कम लाएंगे मिनिमम 10 लाख। और सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ओन फंड्स? कैपिटल, अब मैं जरा इसको डिफरेंशिएट कर दूं।
कैपिटल ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है, एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस का एक बार उसे इन्वेस्टमेंट लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये जो 10 लाख के ओन फंड्स है, ओन फंड्स, ये हम निधि कंपनी का कंट्रीब्यूशन मानते हैं। मैंने बोला ना हर महीने आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो सब कंट्रीब्यूशन मिलके 10 लाख होना चाहिए। दैट मीन्स दिस अमाउंट इज अवेलेबल फॉर लेंडिंग। अवेलेबल फॉर क्या लिखा उसे? लेंडिंग। यही अमाउंट आप पब्लिक को, आपके मेंबर्स को लेंड कर सकते हो। मतलब हर मंथ आप जो कंट्रीब्यूट करोगे, ये ट्राई करना कि 10 लाख का अमाउंट निधि कंपनी में मेंटेन रहे। इतना कंट्रीब्यूट आपको हर महीने करना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। कैपिटल ये बिजनेस स्टार्टअप का मैटर है, ओन फंड्स ये लेंडिंग के लिए लगने वाले हैं। अब यहां तक आइडिया क्लियर है पक्का? अब निधि कंपनी को इस कैपिटल के ऊपर हम दे सकते हैं डिविडेंड। निधि कंपनी को अगर डिविडेंड देना है ना, तो बेटा बहुत, मतलब क्या कहते हैं उसको, दांतों तले चने चबाना लोहे के, ऐसा वाला गेम है। पहले तो आपको डिविडेंड के लिए ही रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। सब जन बोलो किसका अप्रूवल लगेगा? रीजनल डायरेक्टर। एट द सेम टाइम तुमको डिविडेंड के परसेंटेज जितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, द इक्वल अमाउंट शॉल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब उतना ही अमाउंट टू जनरल रिजर्व अपने ट्रांसफर करना है। सर ये समझा नहीं सर? समझ में आएगा, जस्ट 2 मिनट मैं बोलता हूं। और तीसरा कंडीशन, आपने निधि कंपनी के सभी रूल्स का कंप्लायंस करना चाहिए, तो ही जाके आप ये डिविडेंड दे सकते हो। और आप ये पूरा मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो पता है? 25%। ये सब कंप्लाई करने के बाद मैक्सिमम 25%। तो पर ये सर ये नहीं समझ में आया, अमाउंट टू जनरल रिजर्व मतलब सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे से समझना। P&L क्रेडिट बैलेंस में अगर आपके P&L क्रेडिट बैलेंस में अगर आपके 50 करोड़ रुपए है निधि कंपनी के, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला है कि अगर आप मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे 25%, तो समझो 25% के हिसाब से डिविडेंड आ रहा है 25 करोड़। अगर आपने 25 करोड़ P&L क्रेडिट बैलेंस से डिविडेंड करके डिक्लेयर कर दिया, तो आपको एट द सेम टाइम 25 करोड़ जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ये इसलिए क्योंकि निधि कंपनी आगे इसी पैसे के साथ में लेंडिंग, बोरोइंग और सर्वाइवल कर पाए। अगर पूरा प्रॉफिट निधि कंपनी बांट दिया तो निधि कंपनी का सर्वाइवल मुश्किल होगा, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई लोन लेने आएगा। तो जितना डिविडेंड बांटा उतना ही ट्रांसफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? रिजर्व में। यहां तक आइडिया क्लियर है? अबे बोलो हाँ है ना? हाँ, 25% तक भी अप्रूवल है। मतलब रीजनल डायरेक्टर, देखो वहां पे वर्डिंग्स का यूज किया गया है। अ निधि शॉल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब एज मे बी स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मतलब 25% नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड एक्सीडिंग 25% विथ अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। नहीं, नॉट एक्सीडिंग 25% विथ अप्रूवल बोला है। मतलब 25% तक भी डिविडेंड। पहली बात समझो, ये निधि कंपनी ने डिविडेंड तो डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए, ये रूल है। करना है तो रीजनल डायरेक्टर से, ये दूसरा रूल है। अब समझ में आया? लैंग्वेज को समझो, क्लियर है कंसेप्ट में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, अपन ने कंफ्यूज होना नहीं। लैंग्वेज वापस पढ़ो। अ निधि शॉल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25%। सच हायर अमाउंट आप छोड़ दो। सच हायर अमाउंट इसलिए बोला है कि आगे जाके 25% की लिमिट हम बढ़ा पाए, गवर्नमेंट उस लिमिट को बढ़ा पाए, तो वो छोड़ दो। और निधि कंपनी शॉल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% एज मे बी स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर। नॉट एक्सीडिंग 25% एज अप्रूव्ड बाय रीजनल डायरेक्टर। मतलब 25% कैप है, रीजनल डायरेक्टर बोला 10% तो 10, 12 तो 12, 15 तो 15, 20 तो 20। समझ में आया पक्का? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एडिशनली अब जाते हैं डायरेक्टर्स पे। निधि कंपनी का डायरेक्टर किस तरीके से वर्क करेंगे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना तो समझ में आएगा। रेडी? अगर हम बात करें निधि कंपनी के डायरेक्ट चल रहे किसके बोले एक बार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो निधि कंपनी में बेटा जो डायरेक्टर बनेगा ना, वारे न्यारे है उसके। पूछो क्यों? सबसे पहले निधि कंपनी के डायरेक्टर का रूल नंबर 1, इसको थोड़ा मैं लॉन्ग चार्ट में लेता हूं, मतलब अच्छे से मैनेज होगा। निधि कंपनी का डायरेक्टर कंपल्सरीली मेंबर होना चाहिए। कंपल्सरी टू बी क्या बोले एक बार उसे, मेंबर। अगर आप निधि कंपनी के मेंबर हो तो ही आप निधि कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो, ये आपका प्री क्वालिफिकेशन है।
समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ है ना। दूसरी बात, डायरेक्टर का टेन्योर, द डायरेक्टर ऑफ निधि शॉल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। आप अप टू 10 ईयर्स तक के ऑफिस होल्ड कर सकते हो। और मैं आपको यह बात बताऊं, अप टू 10 ईयर्स तो रूल्स बोलते हैं, अगर सीजी बोले ना, सीजी बोले ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑफिस भी एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड हो सकता है क्या बोले एक बार उसे टर्म, पर उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर के ऊपर है। 10 साल निधि कंपनी में आपने अगर काम कर लिया या जो भी टेन्योर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपका एक टेन्योर खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल ये टेन्योर है 1 ईयर टू 10 ईयर, 1 ईयर टू 10 ईयर का कोई भी टेन्योर आपने खत्म कर दिया, आपको 2 इयर्स का कूलिंग पीरियड है सेम निधि कंपनी के लिए। कूलिंग फॉर सेम निधि कंपनी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। सो देखो, द डायरेक्टर शॉल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट ओनली आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 2 इयर्स ऑफ सीजेशन टू बी अ डायरेक्टर। कोई ना, अपन नहीं सोने वाले, जागो, ये बोलो, ये अब बोलो ये। हाँ, लेट्स गो, वेरी गुड। सो ऐसे सिचुएशन में आप 2 साल तक के डायरेक्टर बन पाओगे क्या? सब जन बोलो एक बार। नहीं। 2 साल तक डायरेक्टर बन पाओगे क्या? 10 साल खत्म कर रहे हो 2 साल बन पाओगे क्या? 1 साल खत्म कर रहे हो 2 साल बन पाओगे क्या? अबे नहीं 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 बोलना है, ठीक है? बन पाओगे क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नीचू उसके बाद क्या बोला है? वेयर एनी डायरेक्टर इन द केस ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटिव सेंटर, वो एक्सटेंडेड टेमिनेट के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट वाला बच्चा, लास्ट वाला बोला, पूछो क्या? डायरेक्टर शॉल कंप्लाई विथ 152(4) एंड 164। 152(4) किसका है? डिक्लेरेशन ऑफ डिन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, एंड 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर 164 कंप्लाई करना है मतलब ऑटोमेटिकली 167 तो आ ही गया है ना। ये मैंने 5-6 प्रोविजन ऐसी गुंडल गंडल के एक चार्ट में खत्म कर दी। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ, जोर से बोलो सर ना। लिहून टाका। क्या हुआ? चैप्टर खत्म नहीं हुआ। कितना तो उनको सॉन्ग वॉन्ग की पड़ी है ना।
हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? शॉल मूव फॉरवर्ड? यस और नो? ओके, यहां पे मेरा एक सवाल है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ निधि कंपनीज? मुझे बताओ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर सुना है आपने? इंडिविजुअल कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल, और फर्म 10 साल। 2 पीरियड्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। सेम निधि कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी निधि कंपनी रहे, इंडिविजुअल 5 इयर्स, फर्म 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। समझ में आया? कूलिंग पीरियड नॉर्मल कंपनी में कितना होता है? 5 इयर्स। यहां सिर्फ 2 इयर्स है, मतलब डायरेक्टर के लिए भी कूलिंग पीरियड 2 इयर्स और ऑडिटर के लिए भी कूलिंग पीरियड 2 इयर्स। से क्लियर है? सर्टिफिकेशन करते हुए ऑडिटर बताएगा कि निधि कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला, ऑडिटर नहीं, कि उसने सभी निधि कंपनी के रूल्स कंप्लाई किए हैं। नहीं किए तो कौन से नहीं किए हैं ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? एक बार नीचे पढ़ लो, ऑडिट एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट। चलो पढ़ लिया सबने? यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है निधि कंपनी। कौन सा कंपनी बोले एक बार? निधि।